हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लो इसका, और ये हमारा देख रखा है तो सेकंड पार्ट है, और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम ये पढ़ेंगे कि बहुत सारे टाइप्स की रिएक्शन होती है और इसमें से एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, 2 रिएक्शन तो कम से कम आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन वर्ड समझ में आ रहा है, मतलब दो चीज़ आपस में कंबाइन हो जाती है तभी तो कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब यही तो होता है कि वो कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होती है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट combine and form a single product is called combination reaction। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम इसमें? एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे मान के चलो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमें? CO2। दो या दो से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। रिएक्टेंट क्या मिला हमें? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कंबाइन हो गए। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? 2H2O। और क्या एग्जांपल हो सकता है? 2Mg प्लस में O2, क्या मिलेगा हमें? 2MgO। इसके बाद सेकंड रिएक्शन कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में समझ में आ रहा है? डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, मतलब इसका उल्टा कि व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, जब कोई रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लेना। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम? एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इससे हमें मिलेगा CaO इसमें CO2। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये डिकम्पोज हो गया, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट गया, तो ये डिकम्पोज हो गया ये। ठीक है, तब 2FeSO4 हीट करेंगे तो Fe2O3 और SO2 और SO3 हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ और 2-3 प्रोडक्ट में टूट गया ये। यहाँ पर सिंगल था, यहाँ 3 में टूट गया, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2AgCl, क्या मिलेगा हमें? 2Ag और Cl2। देख लो, बैलेंस है सारी सब बैलेंस है। यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे Fe2 है, S भी यहाँ पर 2 थे, एक है सी रहा। ऑक्सीजन कितने? 8, 4 दूनी 8, 3 2 5 और 3 8। अगर बैलेंसिंग नहीं आती, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसको जा करके देख लो, पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है सनलाइट। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है हीट एनर्जी। तो इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लिख लेना। ठीक है, आगे
तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, इसमें हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे मान के चलो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, क्या होगा हमारा CO2 प्लस में हीट भी आएगा, यहाँ पर हीट निकलती है। कोई भी कार्बन है, कोयला है मान के चलो, अगर उसको जलाओगे, कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। तो जब इसको जलाओगे इसके प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और क्या होगी, हीट निकलेगी। देखा ना कोयला चलते हुए, गर्माहट भी, हीट भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वो भी निकलती है, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, देखो यहाँ पे साइड में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी, इसमें भी हीट, लेकिन इसमें एब्जॉर्ब होगी हीट। इसमें हीट क्या थी, रिलीज होती है, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। इसको पहचानोगे कि समझ में कैसे आएगा, ट्रिक कैसे समझोगे इसकी। देखो एब्जॉर्ब में क्या होता है, AB आता है, B और D, ठीक है। B और D क्या है, उल्टे हैं आपस में, ठीक है। तो समझ लेना कि अगर इसमें B आ रहा है और D आ रहा है तो मतलब एब्जॉर्ब होएगा, ठीक है, AB एब्जॉर्ब, ठीक है। उसमें तो समझ जाना रिलीज होगी ही होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है। इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे वही एग्जाम्पल पहले वाला, क्या ये एग्जाम्पल पहले वाला कि अगर हम इसको CaCO3 और इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ हीट लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस में CaO, इसको यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, एक ही बात है, यही लिख देता हूँ, प्लस में CO2, ठीक है। तो रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि इसमें यही होगी जिसमें नहीं हो सकती है। अगर इसमें भी, अगर देखो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना इसमें, तो इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो मान सकते हैं दोनों का रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। अब यहाँ पर नहीं है हीट एनर्जी, देखो प्रोडक्ट से पहले ही है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, प्रोडक्ट में हमें मिला है। रिलीज में क्या होता है, हमें प्रोडक्ट में बाद में मिलता है, रिएक्शन के बाद में मिलता है। लेकिन एंडोथर्मिक में रिएक्शन जब हो रही होती है तभी यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर हीट नहीं है, देखो कहीं भी हीट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल था। इसके बाद हम करेंगे इसको एग्जाम्पल, इसका भी लिख सकते हो इसमें, इसका भी लिख सकते हो इसमें, इसका 2Fe SO4 हीट Fe2O3 और SO2 और SO3, ठीक है। इसमें भी हीट एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ओके। तो चलो ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें जैसे मान के चलो एक चूहा है रैट, और एक है क्या माने, एक मान के चलते हैं बड़ा वाला चूहा, चलो बिग रैट। तो जीतेगा कौन सा दोनों में से, ये जीतेगा कि ये जीतेगा, बोलो। मान के चलो इसके पास एक खाने की चीज़ है कोई, क्या मान के चलो इसके पास कुछ भी चीज़ है कोई खाने की, तो अगर ये बड़ा वाला आएगा और इससे छीन के ये ले लेगा, ठीक है, तो ये अकेला रह जाएगा। तो इसने इससे आया इसके पास और क्या करा, इसने इससे छीन के ले लिया और इसके पास आ गया ये चीज़, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अकेला रह गया बेचारा। तो वही डिस्प्लेसमेंट में होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट
द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है। समझ में आ गया? नहीं है? एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले Fe+ में CuSO4, इसमें क्या होगा, ये Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, तो Fe आएगा, इसको यहाँ से भगा देगा और इसकी जगह पे इसको अपने पास बुला लेगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4+ में कॉपर को बेचारे को अलग रहना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन की कील को डुबोया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है बताओ। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की कील को डुबोया जाएगा तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाएगा और क्या सॉल्यूशन बनेगा फिर, फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, कॉपर बेचारे को अलग रहना पड़ेगा। Pb+ में CuCl2, अब क्या होगा, यहाँ से Pb और Cl2 इसके पास आ जाएगा, Cl2 इसके पास आ गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा बेचारा, कॉपर को बेचारे को सब निकाल दे रहे हैं, क्या करें, कम रिएक्टिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये भी निकाल सकता था, लेकिन बेचारे की जल नहीं रही। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कम रिएक्टिव कौन सा है, तभी तो पता चलेगा ना कौन किसको हटाएगा अपनी जगह से। तो इससे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख दी है। पहले क्या है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। अब जैसे जैसे यहाँ आ जाओगी रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। ठीक है, देखो कॉपर यहाँ पर है और ये देखो इनको किसने हटाया था, आयरन ने हटाया था, Fe आयरन ने, ये रहा आयरन देखो पहले है, मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा है। और किसने हटाया था कॉपर को, Pb मतलब लेड ने, तो ये रहा लेड, तो इसने हटा, मतलब इनसे जो पहले हैं वो कॉपर को हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं हटा सकता कॉपर को, Ag मतलब सिल्वर नहीं हटा सकता इसको, ये हटा सकता है इसको। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, सॉरी डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब ये सबसे ज़्यादा फिर कम होते जा रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रिएक्टिविटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होती है पर दोनों तरफ से होती है, दोनों आपस में डिस्प्लेसमेंट करते हैं दोनों कंपाउंड। तो क्या लिखेंगे, इन दिस टू कंपाउंड्स ऑफ नेगेटिव and positive ions displace each other। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम Na2SO4+ में BaCl2, अभी समझ में आ जाएगा, अभी देखो लिखने दो पहले क्या मिलेगा हमें। अब देखो क्या समझो, लिखो क्या लिखा है, टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड है, ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस ईच अदर, या स्विच प्लेसेस, स्विच मतलब बदलना, तो मतलब कि अपनी जगह को बदल लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव आयन, कौन से आयन है इसमें, Na+, आयन कौन से होते हैं ज़्यादातर, Na+ होता है और Cl-, तो ये आयन है, ये दोनों क्या करेंगे अपनी जगह को बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से Ba इसके पास आ जाएगा और Na2 इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ba और SO4 तो यहाँ है ही, BaSO4 और Cl2 यहाँ पर है ही, ये Na2 यहाँ आ जाएगा, तो Na2 और Cl2 तो मतलब दो हैं दोनों, तो Na2NaCl, Na2Cl2, तो मतलब कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हटा। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से पूछते नहीं, ऐसे बता देता हूँ, पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन अनडिजॉल्व substance is formed and is called क्या, मतलब कि अनडिजॉल्व मतलब जो घुलनशील ना हो, जो ना घुले, वो अगर हमें मिलता है रिएक्शन में, जैसे हमने कोई रिएक्शन करी, कुछ डाला उसके अंदर, ठीक है, और उसके जैसे मान के चलो हमने बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट इसके अंदर मिक्स करा, तो हमें क्या मिलेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट मिलेगा हमें बाद में, ठीक है, बेरियम सल्फेट मिलेगा। इसको डालने के बाद हमें मान के चलो बेरियम सल्फेट मिला, और नीचे क्या होगा, कुछ छोटे छोटे हमने देखे कुछ बच गया जो इसमें घुला नहीं पूरी तरीके से, ठीक है, तो अनडिजॉल्व रहा। तो जो अनडिजॉल्व रहा वो क्या कहा हमने, उसको बोला प्रेसिपिटेट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इज कॉल्ड, तो वो जो बचा ना जो अनडिजॉल्व, वो क्या था, NaCl, जो इसके अंदर नहीं घुल पाया, ठीक है। तो जब इसको हमने मिलाया आपस में, बेरियम सल्फेट हमें मिला सॉल्यूशन, और साथ में ये नीचे रह गया, ये घुल नहीं पाया इसके अंदर, तो वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, जब वो पूरी तरीके से नहीं घुल पाता और अनडिजॉल्व सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसके अंदर, बनता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट ख़त्म ही होने वाला है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाइयों बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। अरे मिटा लिया मैंने, सॉरी, इस रिएक्शन को सेम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, और ये क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट होगा, इसको लिखने के बाद नीचे लिख लेना प्रेसिपिटेट इसको, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे भाई, रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे CuO 2CuO प्लस में H2, इसकी रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमें, 2Cu प्लस में CuO ही ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, 2H2O, ठीक है, बैलेंस है, देख लो। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन, समझाऊंगा, समझ लो पहले, तो लिख लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ जाएगा भाई, इतनी मुश्किल नहीं है तो सोच रहे हो। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है जिस रिएक्शन में, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए, ऑक्सीजन बढ़े, तो पहले यहाँ से ऑक्सीजन पहले से था, यहाँ से जब ये फॉर्म हुआ प्रोडक्ट में कॉपर, तो कॉपर में से क्या होगा, ऑक्सीजन हट गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो जहाँ डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक चीज़ को पकड़ लो, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर H2 था, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, मतलब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया साथ में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कुछ पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने छूट गई थी अभी जैसे, तो इसमें क्या है कि जब देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट निकलती है। मान के चलो जैसे देखा होगा, जब चूने के अंदर जब सफ़ेदी करने के लिए जो लाया जाता है, तो उसके अंदर पानी डालते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर से बुलबुले से निकलते हैं और गरम से हीट से निकलती है, ठीक है। तो वो जब वो मिक्सचर जो बनना स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जब सफ़ेदी करते हैं तो वही होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें से हीट भी धीरे धीरे निकलने स्टार्ट हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद देखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद देखोगे
कि वो धीरे धीरे शाइनिंग करने लगता है, चमक मारने लगता है। क्यों चमक मारने लगता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है 2-3 दिनों तक, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्शन करता है और फिर क्या बना देता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है तो उससे क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो चमकदार होता है, वो शाइनिंग होता है। तो ताजमहल है, वो ताजमहल भी लाइमस्टोन के पत्थरों से, मार्बल के पत्थरों से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान के चलो अगर हम दोबारा से इसको हीट करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं अगर मान के चलो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस में CaO, मतलब दोबारा से हमें ये मिल जाएगा, ये दोबारा से हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट यहाँ तक चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है, थैंक यू।